हमें बहुत ये आश्चर्य लगता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता में आने से पहले खूब बड़े बड़े दावे करता है, खूब लोक लुभावन भाषण देता है, जनता का दिल जीतने की कोशिश करता है और जैसे ही वो सत्ता प्राप्त कर लेता है वैसे ही धीरे धीरे लगता है कि वो अपने वादे भूल गया। जितनी जनता के फेवर की बातें की गई थी वो सब कुछ भुला दी गई और फिर जोड़ तोड़ करके सत्ता में बने रहने की कोशिश वो पार्टियां करने लगती हैं। भारत में भी ठीक वही स्थिति है। आज पिछले 11 साल से लगातार एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए की गवर्नमेंट जब नहीं आई थी तो उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी, क्योंकि उसके पहले 10 साल तक लगातार यूपीए की गवर्नमेंट थी 2004 से लेकर 14 तक। तो उन्होंने खूब बड़ी बड़ी बातें की थी एनडीए ने कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, हम भ्रष्टाचार का समूल नाश कर देंगे, हम ऐसे सुधार लाएंगे कि हमारा देश एक विकसित भारत बन जाएगा, हम आम जनता का सशक्तिकरण कर देंगे, किसान, मजदूर, गरीब, लाचार, महिलाएं, छात्र, दिव्यांग सबको इस लेवल पे ला देंगे कि लोग आश्चर्य करेंगे कि भारत इतनी उन्नति कैसे कर गया। खुद मोदी जी का स्टेटमेंट है कि आज मुझे अमेरिका वीजा नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिकन लाइन लगा के भारत के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। एक बार हमें मौका लग जाए तो हम चीन की ईंट से ईंट बजा देंगे, लाल लाल आंखें दिखा के, और उसके हलक से अपनी जमीन वापस ले लेंगे, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। और देखिए सत्ता में आने के बाद क्या हुआ, फिर वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए क्या स्थितियां बन रही हैं। कभी हम अमेरिका के पास जाते हैं, अमेरिका जब रूठता है हमसे तो चीन के पास जाते हैं, फिर जब चीन रूठेगा तो अमेरिका के पास आएंगे। पाकिस्तान के नाम पे अब हम बात नहीं करना चाहते। किसानों की आय घटती चली गई, बेरोजगारी का स्तर चरम पे पहुंच गया, महंगाई की दर बढ़ती गई और भारत की वर्ल्ड रैंकिंग गिरती गई हर एक मामले में, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में गिरावट हुई है। हालांकि जब मीडिया को नियंत्रित कर लिया जाता है तो फिर मीडिया वही दिखाएगी जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहेगी। कोई भी दल सत्ता में आता है तो वो यही करता है कि उसी के हिसाब से सारी व्यवस्था चले, जनता भी वही देखे जो वो दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली अब ये बात है कि क्या सत्ता की कुर्सी पे बैठते ही पॉलिटिकल पार्टीज करप्ट हो जाती हैं क्या? आज हम जैसे देखते हैं कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए हम पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 2029 में एक ऐसी सरकार बने जो कांग्रेस के नेतृत्व में बने और मिली जुली हो, जिसमें बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हों। तो आज तो कहा जा रहा है कि हम सारी व्यवस्था को ठीक कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मिली जुली सरकार बनेगी तो वो यूपीए जैसी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि उसको कुछ समझौते करने पड़ेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में खुद अटल जी कहते थे कि मन आता है मैं इस्तीफा दे दूं क्योंकि समझौते करते करते थक गया हूं। और यूपीए के 10 साल में जितना कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार नहीं किया उसका 100 गुना रीजनल पार्टी ने किया था, क्षेत्रीय दलों ने, और इसी की वजह से बदनाम हुई कांग्रेस। इसीलिए कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बची हुई है अभी। तो ये बात है कि अभी जैसे एनडीए की सरकार है, इन्होंने भी खूब बड़ी बड़ी बातें की थी और आज तक कुछ उतना डिलीवरी हुआ नहीं। तो ये चक्कर क्या है, आखिर ये राजनीतिक दल क्यों करप्ट हो जाते हैं? तो हम एक बेसिक चीज छोड़ देते हैं और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए बेसिक चीज क्या है। बेसिक चीज ये है कि आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि राजनीतिक दल क्या है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ तो उद्देश्य होगा ना, कुछ तो उद्देश्य होगा उनका। तो कोई भी राजनीतिक दल क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में जो हमारा राजनीति विज्ञान का सब्जेक्ट है, जिसको हम हायर स्टडीज या बेसिक रूप से भी पढ़ते हैं, कि पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल क्या होता है। तो अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको ये चक्कर पता लग जाएगा कि क्यों सभी राजनीतिक दल सत्ता की कुर्सी पे बैठते ही एक जैसा व्यवहार करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम माने तो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, एक संगठित समूह होता है जिसमें कि सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग होते हैं। सिमिलर आइडियोलॉजी, समान विचारधारा के लोग होते हैं
समान गोल्स के लोग होते हैं, समान नीतियों को लागू करने वाले लोग होते हैं, समान प्रोग्राम को लागू करने वाले लोग होते हैं। भाई मान लीजिए जैसे बीजेपी है, तो उनमें जैसे हम कहते हैं कि ये संघ से लोग आते हैं, तो देखिए बीजेपी का 100% जो भी आएगा वो उसी विचारधारा का होगा, कांग्रेस का जो होगा उसी विचारधारा का होगा। अगर कोई रीजनल पार्टी होगी तो सब एक जैसा व्यवहार करेंगे, और जैसे ही वो चुनाव लड़के, अब जैसे मानिए कि भारत में डेमोक्रेसी है, हो सकता है कि दूसरे देशों में डेमोक्रेसी ना हो, जैसे चीन में नहीं है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और मान लीजिए कोई नॉन डेमोक्रेटिक हो, अगर वहां पे कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, मान लीजिए चाइना, तो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, आपको पता है जिनपिंग उसी के प्रेसिडेंट है, और डेमोक्रेसी मान लीजिए इंडिया, अमेरिका, जर्मनी जो भी हो। तो इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में चुनाव लड़ना होगा, इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन के लिए बहुत सारे झूठी सच्ची कस्में, वादे, एश्योरेंस देने पड़ते हैं, क्योंकि तभी आप चुनाव जीतेंगे। आप बोलेंगे कि सूखी बंजर जमीन में नहर निकाल देंगे, आसमान से चांद तारे तोड़ के लाएंगे, सबको ऐसा कर देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति प्लेन में उड़ेगा, हर एक व्यक्ति अंबानी बन जाएगा, किसान इतना धनी हो जाएगा कि वो अमेरिका किसान को भी पीछे कर देगा, रोडें अमेरिका जैसी बना देंगे, भ्रष्टाचार जीरो कर देंगे। मैं तो फकीर हूं, गरीब हूं, लाचार हूं, मैं तो अनाथ हूं, इसलिए मुझे वोट दे दो। भारत जैसे देशों में, अगर कोई धनी देश है अमेरिका, तो वहां पे दूसरे स्तर की बात होगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि अमेरिका बहुत दिनों से 100 साल से सुपर पावर है, उसके पहले भी बहुत ताकतवर था। तो वहां एक बिलियनियर व्यक्ति ही चुनाव जीतता है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं सब मिलियनियर बिलियनियर है। कोई ये कह देना अमेरिका में कि मैं फकीर हूं, गरीब हूं, लाचार हूं, अनाथ हूं, तो लोग धक्का मार के भगा देंगे, क्योंकि एक विकसित देश है। लेकिन भारत में ये सब भले चलेंगे लिमोजीन से प्राइम मिनिस्टर, भले ही एसपीजी की सिक्योरिटी रहेगी, भले ही हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, भले ही 10 स्टार सुविधाओं में रहेंगे, लेकिन जनता के सामने यही बोलना है रिपीटेडली कि मैं एकदम गरीब हूं, मैं एकदम अनाथ हूं, मैं एकदम लाचार हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं तो अपने मजे के लिए नहीं, मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूं। यही बातें बोल बोल के जनता को क्या करना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा, इलेक्शन में जनता को कन्विंस करना होगा, और अगर चुनाव जीत गए, चुनाव में अगर इलेक्शन में विक्ट्री हो गई तो बस काम बन गया। अब सत्ता में आ गए, गवर्नमेंट बना ली, तो अपनी प्रोग्राम, अपनी पॉलिसीज को लागू करिए। जैसे आप देखिए कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तो वो एनसीईआरटी में चेंजेस कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट बदल रहे हैं, वो अपनी विचारधाराओं को लागू कर रहे हैं, वो इतिहास में अलग अलग चैप्टर जोड़े जा रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं कि पुष्पक विमान से हम उड़ा करते थे, ब्रह्मास्त्र जो है हमारे समय में चलता था, हम जो है हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, भारत तो सबसे अधिक शक्तिशाली देश है। अतीत के गौरव की बात की जाती है कि अतीत में ही हमने सब बना लिया है, तो अब क्या करने की जरूरत है, अब खाली आपका काम बच गया है, मंदिर मस्जिद करते रहिए, क्योंकि आप रोजगार के ऊपर इनसे सवाल नहीं करिए, गरीबी के ऊपर मत करिए, आप देश की सुविधाओं के ऊपर सवाल मत करिए, आप टैक्सेस के ऊपर सवाल मत करिए, खाली आप इसमें उलझे रहिए। तो अब सरकार बन गई है तो इनको प्रोग्राम पॉलिसीज लागू करनी पड़ेगी। अब देखिए ये कठिन रास्ता है, रोड बनाना, सड़क बनाना, विकास करना, स्वास्थ्य देना, शिक्षा देना, ये आसान रास्ता है। इनको धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पे बरगला दो, लड़ा दो। नहीं तो ऐसे तो 150 करोड़ जनता अगर लगेगी कहने कि मेरा हक दो, तो ये तो पागल हो जाएंगे। ये तो मजे के लिए सरकार में आते हैं ना। ये राजनीतिक दल दिन रात कोशिश करते हैं कि उनका उद्देश्य यही है, लिखा गया है पॉलिटिकल साइंस में, कि वो सत्ता प्राप्ति का प्रयास करते हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के लोग ऑलवेज दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द पावर एनी हाउ। तो यहां पे वही हाल है। चीन में क्या होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा, यहां डायरेक्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, सबको मार दिया जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर लेगी देश पे। अब वो अलग बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने तय किया कि भाई हम क्या करेंगे, देश का विकास करते हैं जिससे जनता कभी विद्रोही ना करे। तो और हमारे यहां क्या है कि अगर हम जनता को लगातार कुछ सारी सुविधाएं देते रहेंगे तो जनता की डिमांड बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर तो पागल हो जाएंगे ये जो बैठे हुए हैं वहां पे नेता, कह देते हैं कि जी विदेश यात्राएं हम करते हैं क्योंकि विदेश नीति बड़ा मजबूत होगी तो देश महाशक्ति बन जाएगा। क्या बेवकूफी की बात है। जिनपिंग तो कहीं नहीं जाता, चीन वाला, डोनाल्ड ट्रंप तो कहीं नहीं जाता, फ्रांस का मैक्रोन तो कहीं नहीं जाता, यूरोपीय देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो कहीं नहीं घूमते रहते। तो सारे गरीब देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो क्यों विदेश यात्राओं पे जाते हैं? जनता को चकमा देने के लिए। उनका वो टूर होता है और जनता को चकमा देते हैं कि विदेश यात्राओं से
बहुत अच्छी विदेश नीति हो गई। और इतनी अच्छी होती तो ऑपरेशन सिंदूर के समय और उसके बाद पूरा विश्व भारत के पक्ष में खड़ा होता, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबसे अधिक विदेश यात्राएं करते हैं। तो अगर ऐसा है तो भारत तो महाशक्ति हो गया होता। तो ये सब बरगलाने की बातें हैं। आप देखिए ओलंपिक में सबसे अधिक हमारा ही बड़ा प्रतिनिधिमंडल जाता है, जिसमें आधे से अधिक अधिकारी रहते हैं, और मेडल के नाम पे फिसड्डी। सारे जितने स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वहां नेता चुन के रखे गए हैं। महाआर्यमान सिंधिया चुने गए हैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। बताइए क्या योग्यता है उनकी। जय शाह अब बीसीसीआई से चले गए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, जिन्होंने कभी न क्रिकेट खेली न खेल खेला। वो क्या कर रहे हैं इन सब संस्थाओं में। हजारों करोड़ का टर्नओवर है। बीसीसीआई को 1% जीएसटी, 1% कोई टैक्स नहीं देना है, और जो टिकट खरीदेगा आप 40% जीएसटी देगा। कमाल की बात है। तो ये पूरा जो मामला है अपने मजे के लिए है। देशभक्ति का नाम लिया जाएगा, राष्ट्रहित का नाम लिया जाएगा, जनता के सशक्तिकरण का नाम लिया जाएगा, लेकिन उसके नाम पे खाली अपनी मौज मस्ती मजा होगा। जो जनता की डिमांड है वो पूरी नहीं होगी और खाली बरगलाया जाएगा। यही व्यवस्था होती है राजनीतिक दलों की। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल तो ज्ञान बटोरना ही नहीं है, आपको खाली सोशल मीडिया में एक टूल किट चला देना है। आईटी सेल जो सोशल मीडिया के होते हैं, लाखों लोग इसी में लगे हुए हैं। जिन पार्टियों के पास जितना अधिक पैसा है वो उतना अधिक आईटी सेल यूज करेंगी और अपनी इमेज करेक्ट करेंगी। आपने बहुत पहले ये सुना होगा कि कालिदास के समय में जब विद्योत्तमा से शादी हो रही थी तो ब्राह्मण लोग थे कुछ, उन्होंने बदला लेने की सोची, क्योंकि वो स्वयंवर में हार गए थे। विद्योत्तमा उनको शास्त्रार्थ करती और हरा देती जब कालिदास मूर्ख थे। तो कहे कि सबसे मूर्ख व्यक्ति को पकड़ के लाते हैं और विद्योत्तमा की शादी इससे धोखे से करा देते हैं, तब पता लगेगा कि हमको रिजेक्ट किया है। कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनको पूछा गया शादी करोगे, उन्होंने कहा हाँ, तो तैयार हो गए, लेके आए और कालिदास को कह दिया बोलना मत। तो विद्योत्तमा ने अपनी मुट्ठी दिखाई कि पांचों जो एलिमेंट होते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये सब कुछ से शरीर बनता है। तो उसको एक्सप्लेन करने को कहा। तो कालिदास को लगा कि ये तो मुक्का दिखा रही है, उन्होंने चाटा दिखा दिया। तो कहा कि नहीं, ये 5 तत्व होते हैं और इन सबको आपने ठीक कहा, आपने ऐसे दिखाया, आपने पंजा दिखाया, मैं मुक्का दिखा देता हूं। तो इस रेफरेंस का मतलब इतना ही है खाली कि बरगलाने की कोशिश करते हैं नेता, और कालिदास को महान विद्वान सिद्ध करके विद्योत्तमा से शादी करा दी गई। भेद खुल गया कुछ दिनों में। जनता के साथ भी वैसा है, नकली नेताओं को तैयार किया जाता है, झूठे उनका महिमा मंडन किया जाता है, उनको लार्जर देन लाइफ सिद्ध किया जाता है, उनको भगवान सिद्ध किया जाता है, उनको नॉन बायोलॉजिकल सिद्ध किया जाता है, उनको देवता सिद्ध किया जाता है। राजा लोग भी करते थे पहले, अपने को देव पुत्र, देवानाम पियम, इस तरीके से राजा कहते थे, और आम जनता के सामने उनको दिखाया जाता है कि ये कुछ अद्भुत है, जबकि वो व्यक्ति की कोई काबिलियत नहीं है, वो तो मूर्ख बना के बैठा हुआ है सत्ता में। यही तो प्लेटो कहता था, बहुत महान दार्शनिक चिंतक था राजनीति का, यूनान का। वो कहा करता था कि लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग सत्ता में आ जाते हैं। एक सियार होता है जो शेर के रंग को रंग लेता है और आम जनता समझती है कि ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है। शिक्षा मंत्री को शिक्षा नहीं आएगी, डिफेंस मंत्री को अपना डिफेंस करने नहीं आएगा, कृषि मंत्री को कृषि से कोई मतलब नहीं होगा, और सब मिलकर देश चला रहे हैं और सब लोग वाह वाह कर रहे हैं कि ये तो बड़ा विद्वान है, और एक्सपर्ट लोग कहीं कोने में पड़ के उनके तलवे चाट रहे हैं। तो यही है राजनीतिक दलों का। इसीलिए कोई भी पार्टी सत्ता में आती है डेमोक्रेसी के अंदर में, खास करके, और गरीब देश भारत जैसे गरीब देशों में तो कुछ काम क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि 90% लोग तो रोजी रोटी में लगे हुए हैं, उनको फिक्र ही नहीं है किसकी सरकार बने। आप किसी से पूछ लीजिए, कि किसी से आप एक्सपेरिमेंट करिएगा कि बताओ कि क्या तुमको लगता है कि कोई सरकार तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तो लोग इतने निराश हो चुके हैं इन 78 सालों में आजादी के कि उनको कहते हैं कि नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, हमें तो वैसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। नेता मजे मार रहे हैं, अधिकारी मजे मार रहे हैं, और आम जनता निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है। तो यही डेमोक्रेसी है, एक तरीके से स्यूडो डेमोक्रेसी है, एक तरीके से फेक डेमोक्रेसी है, एक तरीके से चीट डेमोक्रेसी है, जिसमें कि आम जनता की कोई भलाई नहीं हो रही है। और यही चलता रहेगा जब तक कि, और इसीलिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि जनता शिक्षित होए, जनता मजबूत होए, जनता सवाल पूछे, क्योंकि जनता सवाल पूछेगी तो सबसे पहले ऐसे अयोग्य लोगों को धक्का देके सिस्टम से बाहर निकाल देगी। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप मजबूत होइए, आपका दिमाग रेशनल तरीके से सोचे। इसलिए आपको धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा,
के नाम पे लड़ाते रहेंगे और राज करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमने बातें की ये सही है कि नहीं? राजनीतिक दल यही करते हैं, इसलिए एक पार्टी आती है दूसरी जाती है, एक पार्टी आती है दूसरी जाती है, और जनता की हालत बद से बदतर होती जाती है। क्यों? क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य है सत्ता प्राप्ति। तो ये चाहे देशभक्ति का नाम ले, चाहे देश विरोध का नाम ले, कुछ भी करें, इनका एकमात्र उद्देश्य है क्या? सत्ता की प्राप्ति। तो बताइएगा ये सेशन कैसा लगा? अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने विचार जरूर रखिए कि क्या राजनीतिक दल ये जो दावे करते हैं वो सही है? क्या ये जो वादे करते हैं इनको पूरा करने के लिए कोई बाध्यकारी व्यवस्था संविधान में लिखी जानी चाहिए थी? जरूर इस पे कमेंट करिएगा, और अगर ये सेशन पसंद आए तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं इसी तरीके किसी और सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।